मैं शिल्पी सुमन साहू आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिविक्स का हम लोग का चौथा सेट। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह के सिविक्स के क्वेश्चन और बन सकते हैं और आप लोगों के लिए आसानी ये होगी कि आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जिनको सॉल्व करना है और देखना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, हमने अभी तक कितने सेट देखे? अभी तक हमने 3 सेट देख चुके हैं हम लोग, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, आंसर भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग आज चौथा सेट देखेंगे। क्वेश्चन का टाइप आप लोगों को लगभग अब तो बिल्कुल आइडिया हो चुका है कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं, वन वर्ड आंसर भी आ रहा है और चूज द ऑप्शन भी आ रहा है और शॉर्ट आंसर टाइप भी आ रहे हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपको करना क्या है कि हमने जो 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं उनके क्वेश्चंस को लेकर आपको अपने लैंग्वेज में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपने 2-3 बार ऐसे जो प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व कर लिया तो आपकी स्पीड है, एक तो स्पीड इंक्रीज करेगी, दूसरा आप बहुत सारी ऐसी बातें लिखने से बचेंगे जो आपका समय लेते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में आंसर आया तो आंसर ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक वे में आए। अगर आपने रट रखा है तभी ऐसा होगा कि आंसर एक पर्टिकुलर वे में आ रहा है, लेकिन अगर आपने रटा नहीं है, आपने समझा है चीजों को, तो वो दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ आती है और उन सारी चीजों को कॉपी पर अच्छे से लिखने के लिए क्या जरूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करके जाए, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट को लेना है, उसको क्वेश्चन देखने हैं, खुद से बनाने की कोशिश करनी है। नहीं आता है तो हमने जो आंसर शीट डिस्कस किया हुआ है आप आंसर देखिए, समझिए और फिर खुद से लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन कैसा है। हमें पता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल 22 मार्क्स के। ठीक है, 22 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें वन वर्ड आंसर भी है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलों की आबादी कितनी है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ सिंहियान्स इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका? 18%, 1%, 74% और 28%। हमने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी। यही है हमारे चैप्टर का नाम, पावर शेयरिंग। तो जब हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि किस तरह श्रीलंका में किसके मतलब वहां पर जो डिवाइडेशन हुआ था पावर का, वो किसके आधार पर हुआ था? लैंग्वेज के आधार पर। सिंहली वहां की लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बेसिस पे वहां पे डिवाइड किया गया था। जी बिल्कुल, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सिंहलियों की आबादी आखिर कितनी थी। काफी ज्यादा थी, काफी कम थी, कितनी थी? क्वेश्चन यही है। हमने पढ़ा हुआ भी है कि सिंहली की कितनी आबादी थी, तमिल की कितनी आबादी थी, इंडिया से जो लोग एक्सपोर्ट करके गए थे या दास बना कर ले गए थे उनकी कितनी आबादी थी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ऐसा है, ये भी 1 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पॉपुलेशन, ये तो हो चुका। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? How many languages have been given scheduled language status? 15, 20, 21 and 22। हम लोग जब बात करते हैं लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में डाला गया है? ये हमने पढ़ा है 8वीं अनुसूची ना, 8वीं अनुसूची में शायद लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि कितने लैंग्वेज को 20 मतलब शेड्यूल्स में डाला गया? आंसर तो मैंने बोल ही दिया, शायद 22 लैंग्वेजेस ही, यही आंसर है आपका। हमें देखना है कि हमने सिर्फ अभी बात की शेड्यूल्ड लैंग्वेज की। ठीक है, इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि कितनी भाषाएं टोटल हमारे देश ने ग्रहण की है, कि हाँ भाई इतनी ही भाषाएं हमारे देश में एक मानक के रूप में मानी जाएंगी। ठीक है, वो भी हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी अनुसूची है और कितनी भाषाओं को उसमें डाला गया है। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52, 50, 48, 60। हाउ मेनी टॉपिक्स आर इन द कॉन्करेंट लिस्ट? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, जब हम लोग लास्ट क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, वहां पर भी मैंने बोला था कि ये जो टॉपिक है कि आपका स्टेट और सेंटर, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, उनके पावर को किस तरह से शेयरिंग किया गया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको स्टेट लिस्ट में डाला गया है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको यूनियन लिस्ट में डाला गया है और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। हमने उस समय बात की थी कि ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है या स्टेट लिस्ट क्या है या यूनियन लिस्ट क्या है।
ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा, अदरवाइज हम लोग जब इसका आंसर डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखते हुए जाएंगे कि ये तीनों लिस्ट आखिर है क्या। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है हमारा। इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? सऊदी अरब, नाइजीरिया, भारत या इनमें से कोई नहीं। Which of these is a democratic country? सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, none of these और इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर देने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन सुन के ही आप लोगों को आंसर पता होगा। ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट आप लोगों को एक क्वेश्चन जानने की जरूरत है कि विच इज द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी हमने क्या जाना, विच इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हमें ये भी जानना है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कौन कौन से हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद हैं? हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर प्रेजेंट इन इंडिया? 2, 3, 6 और 7। हम लोग जब बात करते हैं नेशनल पार्टीज की, ये चैप्टर हमारा कौन सा है? ये है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हमने जब करा था तो हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज मेनली पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या है, उसके थीम क्या है, उसका वर्क क्या है, और पॉलिटिकल पार्टीज की जो नीड होती है एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को, वो क्यों होती है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है आपके डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे चलाने में, बढ़ाने में, कुछ तो रोल होगा, तभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को वैल्यू दी जाती है ना। उस टाइम पे हमने ये भी पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह के हैं। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हमारे कंट्री में एक ही पार्टी है या सिर्फ एक ही पार्टी हमेशा चुनाव जीत रही है। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी पार्टियां हैं। अब उनमें हमने बांटा था कि कुछ पार्टियां कैसी होंगी, नेशनल पार्टीज होंगी, कुछ पार्टियां रीजनल पार्टीज होंगी, है ना। ये हमने पढ़ा था ना उस टाइम पे जी। और हम लोग जब इसका आंसर पे डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ब्लैंक में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन। जब हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज, उस टाइम पे हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कौन है? कांग्रेस है। और कांग्रेस का गठन कब हुआ था ये भी आप लोगों को पता होगा, वैसे हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो आप लोग। चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा ब्लैंक में प्राप्त हुआ। The Bahujan Samaj Party was given the status of national party in blank by the Election Commission. In which year? 1996 or 1997? In which year they have the status of like this कि बहुजन समाज पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया? किस ईयर में? 1996 में और 1997 में। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में ब्लैंक सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। ब्लैंक इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ पावर पार्टनरशिप इन बेल्जियम। जब हमने बात करी थी पावर पॉलिटिक्स या पावर शेयरिंग की, तब हमने बहुत अच्छे से देखा था दो कंट्रीज, एक हमने देखा था श्रीलंका और एक हमने देखा था बेल्जियम, कि दोनों में जो पावर की शेयरिंग हो रही थी वो किस बेसिस पे हो रही थी। श्रीलंका में किस बेसिस पे हो रही थी? लैंग्वेज के बेसिस पे हो रही थी। और बेल्जियम में क्या आधार था? बेल्जियम में भी कहीं ना कहीं आपका लैंग्वेज तो बहुत कम मायने में था, लेकिन उससे ज्यादा क्या था? फ्रेंच। और ये भी, हाँ, यहाँ भी लैंग्वेज ही था। और साथ ही साथ क्वेश्चन में देखिए हमारा आंसर क्या है, सांप्रदायिक या सामुदायिक। ठीक है, दोनों में से क्या आंसर होगा, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक में सिंहली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया। सिंहली was declared the official language of Sri Lanka in which year? In 1959, 1965। आप देखिए यहाँ ऑप्शन में कुछ गलती हो सकती है, मैं आपको जब आंसर बताऊंगी तब मैं इसको करेक्शन कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसको आपको 40 वर्ड्स में आंसर करने हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, क्षेत्रीय दल क्या है? What is the regional party? जब हमने पढ़ा है पॉलिटिकल पार्टीज, उस टाइम पे हमने बहुत अच्छे से देखा था नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। ठीक है, हमें यहाँ क्या आंसर करना है? रीजनल पार्टी का हम लोग आंसर करेंगे, तब देखते हैं इसका क्या आंसर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 वर्ड्स आपको लिमिट दी हुई है, आपको पता है इसका आंसर कैसे करना है, वैसे अभी हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गठबंधन सरकार से क्या समझते हैं? What do you understand by the coalition government?
कोएलिशन गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने जब अपना अंतिम जो सेट देखा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। मतलब इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये जो सेट है तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया हुआ है, तो उन्होंने दिया हुआ है ये क्वेश्चन दो तीन बार ये जो क्वेश्चन आते हैं, या तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि उस चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ अगर क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है तो उस क्वेश्चन को आप लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, ठीक है। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द एथनिक डिजाइन ऑफ श्रीलंकन सोसाइटी। और भारत को हम एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कह सकते हैं? Why can we call India an indirect democracy? इंडिया जो कंट्री है वो कैसी है? वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हमें पता है। तो इसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इसे हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों कहेंगे? क्या रीजन है? आपको कुछ वैलिड रीजंस देने होंगे कि आपको क्यों लगता है कि हम इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का है। 150 वर्ड्स मींस 1 पेज या और हाफ पेज आप ले सकते हैं। इसका आंसर 1 पेज से कम में तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। ये देखिए ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से देना है, डिटेल्ड में देना है, कोई भी शॉर्टकट यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग पॉलिटिकल पार्टीज? और लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? हाउ डेमोक्रेसी constitutes a responsible and legitimate government? किस तरह से लोकतंत्र, मतलब ये जो डेमोक्रेटिक वे है हमारा चुनने का गवर्नमेंट का, वो किस तरह से एक ऐसा गवर्नमेंट चुनता है जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, लेजिटिमेट भी हो, और बिल्कुल क्या बोला जाए कि मतलब समझिए कि हर तरह से वो जो गवर्नमेंट चुना जा रहा है वो बहुत परफेक्ट हो। ये कब चुना जा सकता है? लोकतंत्र, जब वहां पे डेमोक्रेसी हो, ठीक है। ऑटोनॉमी में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक राजा है, वो राजा अपने तरीके से चला रहा, पर डेमोक्रेसी में ये बात नहीं आती। डेमोक्रेसी में हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, जिन राइट्स का यूज करके हम अपने नेता से या जो भी हमारा शासन चला रहा है, हम उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप बताइए कि आपने ये चीजें या ये स्टेप लिए, वो क्यों लिए, ठीक है। ये राइट आम पब्लिक को भी होता है, और ये राइट जो विपक्ष में बैठे रहते हैं, जो अपोजिशन पार्टी बैठी रहती है संसद में, उसको भी ये राइट रहता है कि वो जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो शासन चला रही है उससे क्वेश्चन कर सके, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमने देखा क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। अभी तक भी देखिए मैंने अभी तक आपके साथ इतने सारे, ये हमारा चौथा सेट है, हमने चौथा सेट भी डिस्कस कर लिया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा टफ है या जो आप आसानी से जिसका आंसर ना कर सकें, बल्कि आपको कोशिश क्या करनी है कि चैप्टर्स को उठाइए, वापस से एक बार रीडिंग डालिए, पढ़िए, समझिए, और जो क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं उनको खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए आप कहीं फंसते हैं, अटकते हैं, तो आपको क्या करना है, हमने आंसर कराया हुआ है, आप आंसर को देखिए, सुनिए, समझिए और फिर से लिखिए, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी तो आप वहां पर एग्जाम हॉल में काफी अच्छा आंसर दे पाइएगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका आंसर शीट डिस्कस करेंगे कि आपको आंसर किस तरह से देना है, कोई भी मुश्किल नहीं है। और चूंकि सिर्फ 22 मार्क्स है और 22 मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं बन रहे हैं, ठीक ना। तो आपको पढ़ना है अच्छे से और इसके लिए पूरा ध्यान देना है कि 22 में आप इतना अच्छा लिखिए कि आपको 22 ही मिले या 21, 20 से नीचे आपका स्कोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं आ रहा है। तो आपको इजी क्या हो जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स मिल जा रहे हैं, और दूसरा आपको टिक द आंसर, करेक्ट आंसर हो जा रहा है, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब ये सब जो ऑप्शन होते हैं ना, ये हमारे मार्किंग को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो क्या जरूरत है, आपको पढ़ते रहिए और जहां भी अटकिए फिर से उसको रिवाइज करिए चैप्टर को और खुद से कोशिश करिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग जल्द ही इसका आंसर शीट आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।